तो लिखिएगा स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण में चरण। स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण का चरण। देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वह 5 चरणों में होता है, 5 स्टेप में होता है। वो 5 चरण कौन कौन है इसको देखते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं इंजेशन, यानी कि अंतःग्रहण। इंजेशन या इसको हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जिसको कहा जाता है अवशोषण। अवशोषण। चौथा होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, जिसको हम कहते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा होता है इजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मल त्याग। तो पूछ देगा ह्यूमन न्यूट्रिशन का, मानव पोषण का कितना चरण है, तो मानव पोषण जो है वह 5 चरणों में होता है। या कभी कभी ऐसे ही बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव चरण मानव पोषण के चरण में नहीं आता है, इसमें से एक को क्या करेगा, घटा देगा, कोई दूसरा डाल देगा। तो पहला हमारा है इंजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण। देखिए अंतःग्रहण किसको कहा जाता है, अंतः मतलब अंदर, ग्रहण मतलब लेना। हम लोग खाने की शुरुआत कैसे करते हैं, पहले भोजन को शरीर के अंदर में ले लेते हैं। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है, प्रोटीन मौजूद रहता है, फैट मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो मानव शरीर के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे या अंतःग्रहण कहेंगे। तो लिखिएगा मानव शरीर के भीतर, मानव शरीर के भीतर भोजन लेने की प्रक्रिया को, मानव शरीर के भीतर भोजन लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। मानव शरीर के भीतर भोजन लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। दूसरा हमारा है, यह है डाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। पाचन में क्या होता है, हम लोग जो कहते हैं खाना पचाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल भोजन को हम लोग किसमें तोड़ देते हैं, सामान्य रूप में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह जटिल रूप है, इसको तोड़कर हम किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज में क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसी प्रकार से आप प्रोटीन भोजन में लेते हैं, तो प्रोटीन को पाचन की मदद से तोड़कर इसको किसमें तोड़ दिया जाता है, एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। इसी तरह आप वसा लेते हैं भोजन के माध्यम से, उसको किसमें तोड़ दिया जाता है, फैटी एसिड, वसीय अम्ल के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो जटिल भोजन को सामान्य रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं या पाचन कहते हैं। तो लिखिएगा जटिल भोजन को साधारण में तोड़ने की प्रक्रिया को, जटिल भोजन को साधारण रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या था, जटिल था, उसको सामान्य रूप किस में बदले, ग्लूकोज में बदले।
अब देखते हैं पाचन का प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। जितने भी प्रकार का पाचन होता है सभी जीवों में, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। पाचन का प्रकार, देखिए पाचन तो दो प्रकार का होता है, डाइजेशन जो है यह दो प्रकार का है। एक को हम लोग कहते हैं बाह्य पाचन, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन, यानी कि बाह्य पाचन। और दूसरा हमारा होता है, ये है आंतरिक पाचन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डाइजेशन, या इसको कहा जाता है आंतरिक पाचन। जैसे हम लोग कैसे पाचन करते हैं, पहले भोजन को शरीर के अंदर ले लेते हैं, शरीर के अंदर लेने के बाद तब हम भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। तो पहले शरीर के अंदर क्या है, भोजन को लिया गया, उसके बाद तब पचाया गया। तो मानव में क्या है, आंतरिक पाचन है, इंटरनल डाइजेशन। लेकिन हम कवक की बात किए थे, फंजाई की बात किए थे, वो क्या करता है, सड़े गले चीजों पर कुछ खास केमिकल छोड़ता है। पहले वह सड़े गले चीजों को लिक्विड फॉर्म में बदल देता है, द्रव रूप में बदल देता है। उसके बाद उसको वह क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि पहले यह पचाया, उसके बाद ये खाया। यानी कि शरीर के अंदर पहले डाइजेस्ट कर लिया, तब शरीर के अंदर लिया। तो हमारे शरीर में क्या है, पाचन शरीर के अंदर होता है, लेकिन फंजाई में पाचन शरीर के बाहर होता है। तो वैसा पाचन जो शरीर के बाहर हो, इसको बाह्य पाचन कहते हैं, और वैसा पाचन जो शरीर के अंदर हो, उसको आंतरिक पाचन कहा जाता है। तो लिखिएगा, वैसा पाचन जो शरीर के अंदर होता है, वैसा पाचन जो शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक पाचन कहा जाता है। वैसा पाचन जो शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक पाचन कहा जाता है। मानव में आंतरिक पाचन होता है, मानव में आंतरिक पाचन होता है। अगला लिखिएगा, वैसा पाचन जो शरीर के बाहर होता है, वैसा पाचन जो शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य पाचन कहा जाता है। ठीक है, बताए थे कवक जो है यह किसको दिखाता है, बाह्य पाचन को। तो लिखिएगा, कवक बाह्य पाचन को दर्शाता है, कवक बाह्य पाचन को दर्शाता है। तो भाई पाचन हुआ कहाँ, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, इस आधार पे हम पाचन को क्या किए, दो भागों में बांट लिए, जिसको हम लोग कहे बाह्य पाचन और दूसरे को क्या कहे, आंतरिक पाचन। अगला पाचन दो और प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। एक को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यांत्रिक पाचन। और दूसरा होता है, इसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक पाचन। दूसरा हमारा है केमिकल डाइजेशन, जिसको कहते हैं रासायनिक पाचन। यांत्रिक मतलब बलपूर्वक, अगर भोजन को हम फोर्सफुली तोड़ते हो तो उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जैसे हमारे माउथ में, मुख में क्या होता है,
भोजन को दांत के द्वारा चबाया जाता है, पीसा जाता है। तो यहाँ पे भोजन को बलपूर्वक तोड़े तो यहाँ पर क्या हुआ, यांत्रिक पाचन हुआ। मुख के अलावा मानव शरीर में, पेट में, अमाशय जिसको कहते हैं या स्टोमक जिसको कहते हैं, वहां भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जब भोजन स्टोमक में, अमाशय में आता है तो अमाशय का दीवार फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिसके कारण वो बल लगाता है भोजन पर और वहां भी तोड़ने का प्रयास करता है। तो यदि प्रश्न दे दे कि मुख के अलावा मानव शरीर में भोजन कहाँ पर यांत्रिक पाचन होता है भोजन का, तो वो क्या है, अमाशय। और केमिकल डाइजेशन किसको कहते हैं कि जब भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाए। हम बताए थे कि डाइजेशन में कौन मदद करता है, तो एंजाइम करता है। तो यदि फूड को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाए तो उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो लिखिएगा, पाचन का वैसा प्रकार, पाचन का वैसा प्रकार जिसमें भोजन को बलपूर्वक तोड़ा जाता है। पाचन का वैसा प्रकार जिसमें भोजन को बलपूर्वक तोड़ा जाता है उसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है। उसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है। लिखिएगा, मानव में यांत्रिक पाचन, मानव में यांत्रिक पाचन मुख में होता है। मानव में यांत्रिक पाचन मुख में होता है। दांत यांत्रिक पाचन में मदद करता है। दांत यांत्रिक पाचन में मदद करता है। लिखिए, मुख के अलावा, मुख के अलावा यांत्रिक पाचन, मुख के अलावा यांत्रिक पाचन अमाशय में होता है। मुख के अलावा यांत्रिक पाचन अमाशय में होता है। तो ये याद रखेंगे, यदि पूछ दे कि मुख के अलावा यांत्रिक पाचन कहाँ होता है, तो ये कहाँ है, अमाशय में होता है। अगला होता है, लिखिएगा, पाचन का वैसा प्रकार, पाचन का वैसा प्रकार जिसमें भोजन को, पाचन का वैसा प्रकार जिसमें भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। पाचन का वैसा प्रकार जिसमें भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है उसे रासायनिक पाचन कहा जाता है। उसे रासायनिक पाचन कहा जाता है। और एक विशेष प्रकार का पाचन है जिसको सहजीवी पाचन कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक डाइजेशन, या हिंदी में हम लोग कहते हैं सहजीवी पाचन। देखिए, सहजीवी पाचन क्या है, हम बताए थे कि मानव में, ह्यूमन में सेलुलोज पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं है। अगर हम लोग घास खाएं या भूसा खाएं तो हम लोग के शरीर में सेलुलोज पचेगा ही नहीं और हो सकता है लूज मोशन हो जाए। लेकिन वही गाय या भैंस खाती है घास या भूसा तो उसको कुछ नहीं होता है। कारण क्या है कि उसके इंटेस्टाइन में, आंत में आपको सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। एक ऐसा जीवाणु होता है जो सेलुलोज को तोड़ देता है। इसमें दोनों को फायदा है, बैक्टीरिया को भी फायदा है और जो हर्बीवोर्स हैं उनको भी फायदा है कि सेलुलोज टूट गया। तो चूंकि दोनों पार्टनर को इसमें फायदा होता है इसलिए इसको सिम्बायोटिक डाइजेशन, सहजीवी पाचन के नाम से जानते हैं।
तो लिखिएगा मानव में सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम नहीं है। मानव में सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम नहीं है, परंतु कुछ शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। परंतु कुछ शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि विशेष जीवाणु शाकाहारी जंतु के आंत में पाया जाता है। कुछ विशेष जीवाणु शाकाहारी जंतु के आंत में पाया जाता है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। इस प्रकार के पाचन को सहजीवी पाचन कहा जाता है। इस प्रकार के पाचन को सहजीवी पाचन कहा जाता है। आगे एंजाइम क्या होता है बताएंगे, ठीक है। अब आता है तीसरा जो स्टेप है, ये है एब्जॉर्प्शन, जिसको कहते हैं अवशोषण। अब हम भोजन को तो डाइजेस्ट कर लिए, पचा लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में बदल दिए, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिए, या फैट को हम लोग फैटी एसिड में बदल दिए। तो इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का होता क्या है, पाचित उत्पाद का होता क्या है? इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को रक्त में डाल दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है, और रक्त धारा की मदद से शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है, जहां पर इसकी आवश्यकता होती है इसको ढो के ले जाया जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड को रक्त धारा में, ब्लड स्ट्रीम में रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन करते हैं। यानी कि रक्त धारा में इसको अवशोषित करवा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो लिखिएगा, पाचित भोजन को रक्त धारा में मिलाने की प्रक्रिया को, पाचित भोजन को रक्त धारा में मिलाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। पाचित भोजन को रक्त धारा में मिलाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अधिकतम अवशोषण कहां पर होता है? तो छोटी आंत में, याद रखिएगा। लिखिएगा, अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में होता है। अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे के टॉपिक में हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि आंत में, छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई कहा जाता है, जो एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल बताएंगे तो वहां बताएंगे किस प्रकार से कुछ विशेष संरचना है जो अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। अब अवशोषण जो है वह 3 प्रकार का होता है। एब्जॉर्प्शन जो है यह 3 प्रकार का होता है। एक है सक्रिय अवशोषण, जिसको कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
सक्रिय अवशोषण। दूसरा हमारा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसको निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। ये तीन प्रकार का क्या है, अवशोषण। यानी कि अब क्या है कि रक्त में हमको पाचित भोजन को मिलाना है, डालना है, तो तीन तरीके से मिला सकते हैं। एक के लिए हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो वैसा अवशोषण जिसके दौरान कुछ ऊर्जा खपत हो, एनर्जी खपत हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जिसके दौरान एनर्जी खपत करने की जरूरत नहीं, अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाए, लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। यूं समझिए, अगर हम 3 मंजिल पर क्या करें, नल खोल दे, तो पानी अपने आप नीचे गिरे, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर से कहाँ गया, लोअर की तरफ। लेकिन नीचे से पानी को 3 मंजिला पे चढ़ाना पड़ेगा, तब हमको मोटर लगाना पड़ेगा, तब हमको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करवाना पड़ेगा। तो यानी कि लोअर कंसंट्रेशन, कम मात्रा से अगर ज्यादा मात्रा में भेजना हो, तब शरीर को एनर्जी खपत करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा से कम है तो वह स्वतः चला जाएगा। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जनरली कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। लेकिन एक्टिव में हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और फैसिलिटेटेड किसको कहते हैं, अब जैसे मुकेश अंबानी जी किसी मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, अब उनके पास तो उतना समय नहीं है कि घंटों लाइन में लगे और उसके बाद दर्शन करे। मोदी जी अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो इतना तो समय है नहीं कि 4-4 घंटा लगेंगे। तो अब क्या होगा, उनके लिए एक विशेष रास्ता, वीआईपी जो रास्ता कहते हैं, वो खोला जाएगा, जो तुरंत दर्शन करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। उसी प्रकार से शरीर में कभी कभी किसी खास पदार्थ के अवशोषण के लिए विशेष रास्ता को खोल दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। फैसिलिटेटेड शब्द किससे बना, फैसिलिटी से, सुविधा से। इस प्रकार के अवशोषण को विशेष सुविधा मिला, विशेष रास्ता मिला, जिसके माध्यम से वो अंदर आ सके। तो लिखिएगा, अवशोषण का वैसा प्रकार, अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान, अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान ऊर्जा खपत होता है। अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान ऊर्जा खपत होता है, उसे सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। उसे सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। अगला लिखिएगा, अवशोषण का वैसा प्रकार, अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान, अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान ऊर्जा खपत नहीं होता है। अवशोषण का वैसा प्रकार जिसके दौरान ऊर्जा खपत नहीं होता है, उसे निष्क्रिय अवशोषण कहा जाता है। उसे निष्क्रिय अवशोषण कहा जाता है। और तीसरा लिखिएगा, वैसा अवशोषण, वैसा अवशोषण जो विशेष रास्ता के माध्यम से होता है। वैसा अवशोषण जो विशेष रास्ता के माध्यम से होता है, उसे फैसिलिटेटेड अवशोषण कहा जाता है। यानी कि इसके लिए एक अलग से रास्ता खोला जाएगा, जिसके माध्यम से क्या हो सके, अवशोषण हो सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड।
चौथा है हमारा स्वांगीकरण। चौथा जो चरण है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, जिसको कहा जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसको कहते हैं? क्या डाइजेस्टेड फूड को हम क्या किए, रक्त में ले लिए, लेकिन इसका कुछ ना कुछ उपयोग तो करेंगे ना हम अपने शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के विकास के लिए। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का जो हम उपयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। जैसे अगर अतिरिक्त ग्लूकोज आ गया हमारे शरीर में तो इसको ग्लाइकोजेन के रूप में बदल कर रख देगा। एमिनो एसिड है तो इसका उपयोग शरीर के विकास के लिए लगाएगा। तो डाइजेस्टेड फूड का शरीर में उपयोग जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो लिखिएगा, वैसा प्रक्रिया जिसमें वैसा प्रक्रिया जिसमें पाचित भोजन का उपयोग वैसा प्रक्रिया जिसमें पाचित भोजन का उपयोग वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है। वैसा प्रक्रिया जिसमें पाचित भोजन का उपयोग वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। और जो पांचवा प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं इजेशन, जिसको मल त्याग भी कहते हैं। अब देखिए, जो भी भोजन करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 100% ही उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, कुछ कंपोनेंट जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो शरीर के बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड, अपाचित भोजन को निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो लिखिएगा, अपाचित भोजन का अपाचित भोजन का शरीर से निकालने की प्रक्रिया को अपाचित भोजन का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहा जाता है। अपाचित भोजन का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? 5 जो स्टेप्स था ह्यूमन न्यूट्रिशन का, ये कंप्लीट हो गया।